आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कुछ इंडिया जीके और उत्तराखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समराइज करके हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी प्रीवियस एग्जाम से कलेक्ट किए गए हैं। तो वन बाय वन करके हम अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ हमें एक और दिया गया है शहर का नाम और दूसरी ओर दिया गया है शहर का उपनाम। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जयपुर गुलाबी नगरी, ये सही सुमेलित है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। उज्जैन महाकाल का नगर, उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में हमारा एक ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकालेश्वर कहा जाता है और उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि उज्जैन में ही हमारा महाकालेश्वर मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। तो बी भी हमारा करेक्टली मैच है। कोलकाता आनंद का नगर, तो कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है, ये भी सही है। जैसलमेर झीलों का नगर, अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को झीलों का नगर नहीं कहा जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जब भी जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। और अगर हम झीलों के नगर की बात करें तो झीलों का नगर कहा जाता है हमारा उदयपुर को। अगर पूछे कि किस शहर का उपनाम झीलों का नगर है तो उदयपुर का है। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, दूसरा हमें मैच कराना है। एक और कुछ व्यक्तियों के नाम है, दूसरी ओर पुरस्कार है। दरबान सिंह नेगी, अगर हम दरबान सिंह नेगी की बात करें तो दरबान सिंह नेगी हमारे उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा अगर हम बात करें गोविंद बल्लभ पंत तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हंसा मंडराल की बात करें तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है। दीप जोशी की बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है। तो 3, 4, 2, 1, तो कूट जो बन रहा है हमारा वो डी बन रहा है। विक्टोरिया क्रॉस जो दरबान सिंह नेगी को प्राप्त हुआ था, ये जो विक्टोरिया क्रॉस है ये हमारा ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है। जिस तरीके से भारत में सबसे सेना का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो परमवीर चक्र होता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन का जो सर्वोच्च सम्मान है वो विक्टोरिया क्रॉस है। तो दरबान सिंह नेगी जिनका संबंध चमोली से है, ये इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न और हंसा मंडराल हमारे उत्तराखंड की द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता। द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको दिया जाता है जो हमारे कोचेज होते हैं। और दीप जोशी की बात करें तो 2009 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है इसको एशिया का नोबल भी कहा जाता है। जो हमारे चंडी प्रसाद भट्ट हैं उन्हें भी चिपकू आंदोलन के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी पूछा जाता है और दीप जोशी जी को तो हमने पढ़ ही लिया। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है। जब हमारे जाड़ों की जो समय होता है उसमें उत्तराखंड में जनवरी के टाइम पर बारिश होती है मुख्यतः। तो जो ये जनवरी की जो बारिश है वो किस प्रकार के मानसून से होने वाली बारिश है, प्रश्न ये है। तो जो उत्तराखंड में शीत ऋतु में जो वर्षा का कारण है ये है हमारा उत्तर पश्चिमी चक्रवात। तो इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। जैसे अगर हम वर्षा की बात करें तो एक होती है हमारी ग्रीष्मकालीन वर्षा। तो जो ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के मौसम पे होती है, यानी कि जून में मॉनसून एंटर करता है केरल में, तो वही उसी समय से जो वर्षा स्टार्ट होती है। तो जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन वर्षा का क्या कारण है तो ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। और शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तराखंड जैसे जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है ऊंचे इलाकों में, फिर ओलावृष्टि और फिर बारिश, ऐसी जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये हमारे हिमालयी राज्य भी हैं। तो यहाँ पर शीत ऋतु में जो वर्षा का कारण है उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा।
सही कर सुमेलित, सही कर सही उत्तर चुने, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर हमें सुमेलित चुनना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। अगर हम नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो 7,817 मीटर है। कामेट की अगर हम बात करें तो कामेट की ऊंचाई 7,756 मीटर है। पंचाचूली की अगर हम बात करें तो ऊंचाई 6,904 मीटर है। और केदारनाथ की बात करें तो 6,968 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 3 4 1 2 ये हमारा कूट बनेगा, 3 4 1 2, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ से जो प्रश्न एक और जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि उत्तराखंड के जो 3 ऊंचे पर्वत शिखर हैं, जैसे हमारा राज्य का सबसे ऊंचा नंदा देवी पश्चिमी, राज्य का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर हमारा कामेट, और राज्य का तीसरा नंदा देवी पूर्वी। तो इसका सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है राज्य की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कामेट। जैसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड का में जो कुमाऊं है, उस कुमाऊं की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो कुमाऊं की सर्वोच्च की बात करें तो हमको ध्यान में रखना है पंचाचूली, जिसकी ऊंचाई 6,904 मीटर है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है, नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी 2 है, लेकिन नंदा देवी पश्चिमी सबसे ऊंची है और नंदा देवी पूर्वी राज्य की तीसरी ऊंची चोटी है और दूसरी कामेट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है। तो ये श्रृंगकंठ दर्रे की बात हो रही है। और अगर हम यहाँ पर मैप को देखें तो यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी है। तो ये जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जो जोड़ने वाला दर्रा है, इसी को ही श्रृंगकंठ दर्रा कहा जाता है। तो ये जोड़ता है हमारा श्रृंगकंठ दर्रा किसको, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को। दर्रों की जब भी हम बात करते हैं तो दर्रे कहने का अर्थ है नैरो पैसेज, संकरे रास्ते जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं। साथ ही साथ जो दर्रे हैं इनकी जो प्रेजेंस है वो हमारी कहाँ होती है, मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में ये दर्रे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सूचियों को सुमेलित करके कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ एक ओर में राज्य के प्रतीक दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो हमें प्रतीकों के वैज्ञानिक नाम से सुमेलित करना है। ब्रह्म कमल जो हमारे राज्य का राजकीय पुष्प भी है, ब्रह्म कमल का जो हमारा वैज्ञानिक नाम है वो है सोसोरिया अवेलेटा। तो 3 हो जाएगा। मोनाल की अगर हम बात करें जो हमारा राज्य पक्षी है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस एम्पीजेनस। कस्तूरी मृग की बात करें जो हमारा राज्य का पशु है, वैज्ञानिक नाम है मस्कस क्राइसोगोस्टर। बुरास की अगर हम बात करें तो बुरास जो हमारा राजकीय वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। तो 3 2 1 4 ये हमारा कूट बनेगा और 3 2 1 4 ये इस तरीके से बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। और हमने ये जो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इन सभी को हमने बहुत अच्छे से समझा है। जैसे राज्य प्रतीक वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है तो वहां पर हमने राज्यों से रिलेटेड जो हमारे स्टेट सिंबल हो सकते हैं उन सभी पर हमने चर्चा करी और इसमें वैज्ञानिक नामों को भी हमने देखा था। अब हमें क्वेश्चन और एमसीक्यू पर फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ महाधिवक्ता की बात की जा रही है, राज्य की बात की जा रही है। तो राज्य में क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है, राज्य में उसी तरीके से राज्यपाल महत्वपूर्ण है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम महाधिवक्ता को समझें तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी ये 2 पद होते हैं। अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो जैसे हमने कहा, एक हो गया हमारा केंद्र स्तर और एक हो गया हमारा राज्य स्तर। ये है हमारा केंद्र और ये है हमारा राज्य। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है उसी को महान्यायवादी कहते हैं। इसको हिंदी में इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। अगर हम वही राज्य की बात करें तो राज्य में यही महान्यायवादी का पद महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है।
ये राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। तो यानी अगर हम बात करें भारत का प्रथम विधि अधिकारी, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन, भारत सरकार का सरकार का केंद्र स्तर पर विधिक सलाहकार कौन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो ये जो राइट होते हैं केंद्र स्तर पर महान्यायवादी के पास होते हैं और राज्य स्तर पर महाधिवक्ता के पास होते हैं। यहाँ पर महान्यायवादी की जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति यहाँ होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और यही अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें तो ये जो नियुक्ति होती है गवर्नर के द्वारा। तो प्रश्न क्योंकि राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो राज्य में ये नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। किसी विधानसभा में अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। राज्य विधानसभा की बात की गई है, तो अगर हम राज्य विधानसभा की बात करें तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 70 सीटों की विधानसभा है। जैसे हमने विधानसभा को समझा, हमने कहा कि विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। ऐसी अगर हम विधान परिषद की बात करें तो सबसे पहले, जैसे हमने विधानसभा को तो समझ लिया, अगर हम यहीं पर ही विधान परिषद पूछ ले आपसे कि विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, न्यूनतम अधिकतम, तो विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो 40 होती है। किसी विधानसभा में न्यूनतम 40 सदस्य तो होने ही चाहिए। अधिकतम सदस्य की बात करें तो अधिकतम सदस्य जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उस राज्य की विधानसभा के ऊपर, यानी कि राज्य विधान परिषद का सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो राज्य की जो भी विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उसके 1/3 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं किसी राज्य की विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ए राइट आंसर होगा। जो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल से ये लागू हुआ, इस कारण से इस तिथि को याद रखने के लिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस घोषित कर दिया गया। तो आज 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य में वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अगर हम राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में चंद्रशेखर भट्ट हमारे राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। जैसे रूर की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी में एक जगह है रूर, तो ये जो रूर है जर्मनी का, ये रूर जर्मनी का खनिज संसाधन मिनरल्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रिच है। ठीक इसी प्रकार से भारत में जिस स्थान पर खनिज की अधिकता है वो जगह है हमारी छोटा नागपुर का पठार। तो भारत के छोटा नागपुर के पठार को जर्मनी के रूर की जैसे रिजेम्बलेंस है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन अधिक मिलते हैं, ठीक उस तरीके से जैसे जर्मनी के रूर में मिलते हैं। तो प्रश्न इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिया जीके का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फिर से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हमारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। थुम्बा की अगर हम बात करें तो थुम्बा हमारा रॉकेट लॉन्चर है, सेंटर है जो हमारा इसरो के अंतर्गत आता है। ये त्रिवंतपुरम, केरल की जो राजधानी है त्रिवंतपुरम, वहां है, केरल भी इसका राइट आंसर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है बल्कि ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मुंबई होगा। पोखरण की अगर हम बात करें तो पोखरण हमारा राजस्थान में है। पोखरण की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि पोखरण में भारत ने पहली बार अपना परमाणु परीक्षण किया था और ये पोखरण जो जगह है वो राजस्थान में है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है?
तो अब बताना है कि कौन सा सुमेलित क्रम में है, यानी कि कूट से हमें बताना है। रेडियम की अगर हम बात करें तो रेडियम को डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। एक्सरे की बात करें तो W.K. रॉटजन, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। चेचक की बात करें तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की इन्होंने खोज करी। तो जो हमारा कूट बन रहा है वो बन रहा है 2143। तो 2143 ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिनाउंड साइंटिस्ट से ये प्रश्न पूछा गया है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? इंसुलिन के खोज करता है हमारे फेडरिक बेंटिक। तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कहा जाता है और ये विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जिन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2024 की अगर हम बात करें तो ये जो कर्पूरी ठाकुर है, MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव है, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, इन सभी को ही 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो डी राइट आंसर होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारा इंडिया जीके में हमारे अवार्ड्स की बात की गई है। प्रोमिनेंट अवार्ड्स एक टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के लिए उस टॉपिक के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी लेटेस्ट कोई पुरस्कार मिलते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं वैसे भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो भारत रत्न है, भारत का सबसे सर्वोच्च, तो ये लंबे गैप के बाद मिल रहा है तो इसलिए भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 17, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमें यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। एक और हमारे राइटर्स दिए गए हैं और बुक दी गई है और दूसरे ओर उनके राइटर के नेम दिए गए हैं, हमें सुमेलित करना है। प्रिय प्रवास की अगर हम बात करें तो अयोध्या प्रसाद इसके लेखक हैं। गबन की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं। एटर्नल इंडिया की बात करें तो इंदिरा गांधी ने एटर्नल इंडिया पुस्तक लिखी। शाहनामा की बात करें तो फिरदौसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो 2 3 1 4 बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है। यहाँ हमें बताना है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंगानुपात राज्य में उत्तराखंड में कहाँ है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात न्यूनतम पिथौरागढ़ जिले में है। तो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता क्रमशः है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें साक्षरता लिटरेसी रेट की बात की गई है। तो हमारा ऑन एवरेज लिटरेसी रेट कितना है, फिर मेल का कितना है और फीमेल का कितना है, तो तीनों साथ पूछ लिए गए हैं। अगर हम उत्तराखंड के लिटरेसी रेट की बात करें तो 78.82% उत्तराखंड में साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर 87.40% है। महिला साक्षरता दर 70% है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, जब भी हम 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की बात करते हैं तो इसी को ही कहा जाता है शिशु लिंगानुपात। और अगर हम उत्तराखंड के शिशु लिंगानुपात की बात करें कि उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है, जैसे अभी हमने प्रश्न किया था ऊपर कि सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा जिले का, सबसे न्यूनतम पिथौरागढ़ जिले का। तो ऐसे ही 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात है 890। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस राजा के शासनकाल को कुमाऊं के इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न में हमें जैसे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे यहाँ पर तो कोई हमारा ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो हमारे गढ़वाल के शासकों से संबंधित हो। कभी कभी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के शासक दे दें, तो ऐसे में हम अपने कंफ्यूजन को कैसे दूर करें।
तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कुमाऊं, तो अभी हमें यहाँ पर पता है कि कुमाऊं में कौन किन लोगों का शासन था, चंदों का शासन था। तो उस कुमाऊं के जिस कुमाऊं के जगत चंद्र के शासनकाल को कुमाऊं के इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर हम गढ़वाल की बात करें, पवार वंश की बात करें, तो पवार वंश यानी कि गढ़वाल में जो स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है वो फतेहपति शाह के शासनकाल को दी जाती है। तो गढ़वाल का, पवार वंश का फतेहपति शाह के शासनकाल को स्वर्ण काल की संज्ञा, और कुमाऊं में चंद वंश के जगत चंद को इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? सल्ट आंदोलन, रवि आंदोलन, कुली बेगार, असहयोग आंदोलन। तो जैसे यहाँ पर रक्तहीन क्रांति की अगर हम बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। कुली बेगार आंदोलन जो बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर में हुआ था, इसी को ही गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा। सी राइट आंसर होगा। सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करना है और कूट से सही उत्तर चुनना है। एक और हमारे ज्योतिर्लिंगों के नाम दिए हैं, दूसरी ओर उनके स्थान दिए हैं, हमें मैच कराना है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग किस स्थान पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर की अगर हम बात करें तो ये नासिक महाराष्ट्र में है। मल्लिकार्जुन की बात करें तो आंध्र प्रदेश श्री सलेम में है। काशी विश्वनाथ जो बहुत वेल नोन होगा कई सारे लोगों के लिए, ये वाराणसी में है। सोमनाथ की अगर हम बात करें तो ये वेरावल गुजरात में है। तो कूट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 3, 2, 1, 4। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा प्रश्न है ये इंडिया जीके में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां से ये प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है हमारा समय विनोद। फिर अगर हम अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो अल्मोड़ा अखबार हमारा 1871 में, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना और 1871 में अल्मोड़ा अखबार। समता अखबार भी कई बार पूछ लेता है, तो समता अखबार 1935 से प्रकाशित हुआ। डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तराखंड का एक और महत्वपूर्ण आंदोलन डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन की अगर हम बात करें तो जो ये हमारा डोला पालकी आंदोलन है ये जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। और इसमें जो दलित वर्ग है उसको डोले में बैठने के लिए पहले उनको अधिकार नहीं था, तो जयानंद भारती ने आंदोलन के माध्यम से दलितों को डोले में बैठने का अधिकार प्राप्त करवाया। इसी आंदोलन को डोला पालकी आंदोलन कहा जाता है। तो डी राइट आंसर है। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ एक और खेल शब्द है, हमारी जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है, दूसरी ओर वो किस स्पोर्ट्स से संबंधित है वो है। तो अगर हम बुलसाई की बात करें तो निशानेबाजी, और अगर हम कैंडी की बात करें तो कैंडी हमारा संबंध है गोल्फ से। ड्यूज की बात करें तो ड्यूज हमारा संबंध है टेनिस से, और गुगली की बात करें तो गुगली का संबंध है क्रिकेट से। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में उनके अध्यक्ष में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमें फिर से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद की कुल बैठकों की संख्या 6 है। सुमेलित में पहचाने, अल्मोड़ा अधिवेशन जयदत्त जोशी सही सुमेलित है, ये पहला अधिवेशन था। हल्द्वानी अधिवेशन तारादत्त गैरोला, ये भी सही सुमेलित है, ये दूसरा अधिवेशन था। अगर हम इसकी बात करें कोटद्वार अधिवेशन बद्रीदत्त जोशी, ये भी हमारा सही सुमेलित है। काशीपुर अधिवेशन बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ये हमारा गलत सुमेलित है। काशीपुर अधिवेशन की बात करें तो काशीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी हरगोविंद पंत ने। तो हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ था। और अगर हम पांचवें अधिवेशन की बात करें तो टनकपुर में हुआ था बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। और छठे अधिवेशन की बात करें तो गनियादोली रानीखेत में हुआ था।
इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। तो ये 6 अधिवेशन और उनके अध्यक्ष ध्यान में रखने हैं। 28 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ हमारा उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी जी। तो ये हमारा सही है, हमें नहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वर्तमान एवं प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी, तो ये भी हमारा करेक्ट है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जो कि जिनका नाम है क्या, रितु बहारी। तो ये जो हमारे प्रश्न है ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, तो रितु खंडूरी हमारी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। वर्तमान महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, ये मेहरबान सिंह नेगी हमारे वर्तमान महाधिवक्ता नहीं है, बल्कि मेहरबान सिंह नेगी प्रथम महाधिवक्ता है। अगर प्रश्न पूछे कि राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन, तो राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी है, ये हो जाएगा। और वर्तमान महाधिवक्ता की बात करें तो वर्तमान महाधिवक्ता है सूर्य नारायण बाबुलकर। सूर्य नारायण बाबुलकर वर्तमान अधिवक्ता है। तो यही हमारा करेक्टली मैच नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस पंच केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम राष्ट्रीय स्मारक की बात करें पंच केदारों में, तो तुंगनाथ जहां शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है, हाल ही में उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो तुंगनाथ सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तुंगनाथ हमारा एशिया में स्थित शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। सूची तथा सूचितों को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों से नहीं नीचे दिए गए पूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करें रंगास्वामी कप की, तो इसका संबंध हमारा हॉकी से है। रिलायंस कप की बात करें तो क्रिकेट से संबंध है। रोवर्स कप की बात करें तो फुटबॉल से संबंध है। वेलिंगटन कप की बात करें तो नौका दौड़ से संबंध है। तो 4-1-3-2 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये एक प्रयास था आपके लिए कि इंडिया जी के और उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, हम समझें उन्हें 1 बाय 1। तो ये 30 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस थी इंडिया जी के और उत्तराखंड की। 5 मार्क्स का आएगा दोनों सब्जेक्ट से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए वो 5 मार्क्स भी। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी में बने रहिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी, जो कि एक रिवीजन वीडियो होगा।